दौड़ते दौड़ते ऊपर गया, पापा को गले लगाया, पापा को बोला पापा आज से आप कलेक्टर के पापा बन गए हो। किस्मत के मारे मत बैठ जाना, मेहनत करते जाना। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते हैं, किस्मत भी उनका हाथ नहीं छोड़ती है। अगर आप मेहनत करते जाओगे तो किस्मत आज नहीं तो कल आपका साथ देगी देगी। दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से तो नहीं मिलती। कोयला भी हीरा तब बनता है तब उसको तराशा जाता है, तब वो पूरा प्रेशर टेम्परेचर सबसे गुजर के निकलता है, तब जाके वो हीरा बनता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ इतना अच्छा करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो आपको भी तपस्या त्याग तो करना पड़ेगा। दोस्तों, टॉपर्स टॉक यूपीएससी की जो सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित है जतिन जैन जी, जिनका 91 रैंक के साथ यूपीएससी 2022 में सिलेक्शन हुआ है। तो आज इनसे हम जानेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। सर, स्वागत है आपका शर्मा अकेडमी में। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मुझे आप बताइए, आपकी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसे हुई उसके बारे में बताइए। सर, मैं मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मेरी सारी स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई। 12th तक मैं जबलपुर में ही रहा। फिर मेरे को ऐसा था, मैंने मैथ साइंस लिया था, तो फिर मैंने IIT JEE वगैरह के एग्जाम्स दिए थे। तो मेरा IIT में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरे को IIT मिला नहीं। तो JEE मेंस के बेसिस पे मेरा इंजीनियरिंग यहीं पे इंदौर में ही हुई है। तो मैं 4 साल इंदौर में ही रहा हूँ। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का IIT DAV जो कॉलेज है, वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 2015 से लेकर 2019 तक मेरी इंजीनियरिंग यहीं पे रही। तो मैं 4 साल पूरा इंदौर ही में रहा हूँ, तो इंदौर का कोना कोना जानता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप जैन कम्युनिटी से आते हैं, आप आपके बिजनेसमैन हैं, तो कभी आप पे से प्रेशर दबाव नहीं आया कि आप भी बिजनेस में जाइए? हाँ सर, जैसे आपने सही कहा कि पूरा बिजनेस बैकग्राउंड है हमारा, पापा चाचा हर किसी का बिजनेस ही है। बट ये है कि मैं इसी का श्रेय अपने पापा और मम्मी को देना चाहता हूँ कि पापा ने हर वक्त मुझसे पूछा बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। जब मैं 10th क्लास में था तब पापा, जब अब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई, तो पापा ने पूछा कि बिजनेस करेगा तो अपन बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, तुम लोग आओगे। तो मैंने बोला नहीं करूँगा। फिर जब मैं 12th में आया तब फिर पापा ने पूछा बिजनेस करेगा, मैं बोला नहीं करूँगा। तो फिर बाद में पूछने क्या करेगा, मैंने बोला कलेक्टर बनूंगा। इसी बात पे है कि पापा ने कभी फोर्स नहीं किया कि बेटा अपना धंधा है, अपना बिजनेस है तो बिजनेस में आके बैठो, दुकान में आके बैठो। मतलब नीचे हमारा ऑफिस था, कारखाना था, और जस्ट ऊपर हमारा रेसिडेंस था। मतलब हम वहीं रहते थे, लेकिन मैं साल में मुश्किल से 10 दिन भी ऑफिस में नहीं जाता था। अच्छा। तो मेरा पूरा रुचि पढ़ाई में थी, कुछ था कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है। बिजनेस में फिर पापा लोग ने ऐसे कभी फोर्स नहीं किया, मेरा मन भी उतना था नहीं, तो इसलिए अपन एजुकेशन लाइन में आ गए। जैसे अगर अपन बात करें, आपने इंजीनियरिंग करी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था जी। तो आपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को क्यों नहीं चुना? सोशियोलॉजी के पीछे कुछ कारण, रीजन? जैसे मैंने इंजीनियरिंग की थी सर, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैंने इंजीनियरिंग किया। तो बेसिक तो ये था कि जो यूपीएससी के ऑप्शंस होते हैं ऑप्शनल के लिए, उसमें तो इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग था नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था नहीं, कंप्यूटर साइंस है नहीं। तो फिर मैंने देखा कि बाकी ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो फिर मैंने 3-4 ऑप्शंस को सजेस्ट किया था। जैसे मैथमेटिक्स मैंने ऑप्ट किया, फिर ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे 3-4 मैंने छाटे कि जो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि किसमें रिसोर्स मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल है, किसमें यूपीएससी में नंबर ज़्यादा आते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने आइडेंटिफाई किया कि सोशियोलॉजी एक अच्छा ऑप्शनल है, जिसमें आप काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो, सारा रिसोर्स अवेलेबल है, और मतलब बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग है। जैसे अपन सोचते हैं कि अपना फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, अभी अपनी डे टू डे लाइफ पे अपन हर घर में देखते हैं कि सारे पेट्रियार्की है, या जे भी है कि मम्मी खाना बना रही है, पापा नहीं करते, पापा बैठे रहते हैं पानी लाओ। ये पेट्रियार्की अपन देखते रहते हैं। यही है सोशियोलॉजी में भी। तो मैंने सोचा कि जो तो अपन देखते आ रहे हैं, क्यों ना उसी को पढ़ा जाए, उसी को समझा जाए। तो फिर इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया था सर। मतलब आपका इंटरेस्ट था? हाँ, इंटरेस्ट आ गया था सर। जी ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे इंजीनियरिंग के बाद में कब आपके मन में विचार आया था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? इंजीनियरिंग में मेरे सर फाइनल ईयर के अराउंड मेरे को 3rd ईयर में आ गया था कि अपन करते हैं तो सिविल सर्विसेज करते हैं। प्लेसमेंट वगैरह भी जो हुआ था, तो मैं प्लेसमेंट वगैरह में बैठा नहीं था। और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे कॉलेज में। तो सारे जो मेरे HOD वगैरह थे, मैम वगैरह थे, बोल रहे थे तुम प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठ रहे हो, बैठना चाहिए, तुम्हारा 8 लाख 10 लाख 12 लाख का पैकेज आराम से लग सकता है। मैं बोला नहीं मैम, मतलब नहीं बैठना है, मतलब ये पैकेज मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को समाज की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, तो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो मेरा रुझान उसमें था, तो मैंने वो पैकेज छोड़ के अपना नया रास्ता खोजने की तलाश में। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे यूपीएससी की तैयारी लाखों लोग करते हैं, लेकिन अगर इस बार की अगर अपन बात करें, रिजल्ट आता है 0.16%, तो कभी आपके मन में से डर नहीं आया कि 0.1% इसका सक्सेस रेट है, तो कभी मेरा नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? कभी ऐसी घबराहट, कभी डर, कभी तो आया होगा? हाँ सर, आया तो बिल्कुल। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ आसानी से तो नहीं मिलती। कोयला भी हीरा तब बनता है तब उसको तराशा जाता है, तब वो पूरा प्रेशर टेम्परेचर सबसे गुजर के निकलता है, तब जाके वो हीरा बनता है। तो अगर आपको जीवन में कुछ इतना अच्छा करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है, तो आपको भी तपस्या त्याग तो करना पड़ेगा।
तो यूपीएससी का भी मैंने उसी तरह लिया और मैं घर से बोल के निकला था, पापा मेरे को 3 साल दे दो, 3 अटेम्प्ट मैं दूंगा, उसके बाद नहीं होगा तो फिर आप जो बोलोगे अपन वो करेंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि मेरे पहले 2 प्रयासों में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था सर। तो मतलब सिर्फ आखिरी प्रयास बचा था मेरे हिसाब से, तो घर में बोल के आया था कि 3 साल मांगे थे, पापा ने 3 साल दिए थे। तो फिर पापा बोले थे बेटा इस साल है तो ठीक है, वरना फिर अपन कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान बी जो बोलते हैं कि प्लान बी पे जाते हैं। सो मैं बोला था ठीक है पापा कोशिश करते हैं। तो 2 में हुआ नहीं, लेकिन इस बार पे पूरी जान लगा दी कि अब तो होके ही रहे। तो जैसे ही प्रीलिम्स निकला मेरा, तो फिर मेंस में बहुत मेहनत की, तो मेंस भी निकल गया। फिर इंटरव्यू की बारी आई तो इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। तो ये हुआ कि 91st रैंक के सामने आज आपके पास बैठा। प्लान बी क्या था आपका? प्लान भी सर मैं कहूँ तो ऐसा तो मेरा कुछ था नहीं। अगर ये नहीं होता तो फिर मैं सोचता कि मैं शायद टीचिंग लाइन में, या फिर जो मेरा ज्ञान मैंने प्राप्त किया है 3 सालों में, तो मैं अपनी कम्युनिटी को, दूसरे लोगों को जो एक्सपीरियंस और हैं उनको कंट्रीब्यूट कर सकूं, उनको पढ़ा सकूं, साथ साथ अपना एग्जाम की तैयारी भी कर सकूं। तो जैसे 2 अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ था, बोल रहे प्री भी नहीं निकला और तीसरे अटेम्प्ट में सीधे यूपीएससी करेक्ट टॉप रैंक के साथ, तो ये जो उनमें क्या कमी आपको लगी और फिर उनको आपने कैसे सुधारा तीसरे अटेम्प्ट में, वो बताइए। सर ऐसा है कि जैसे मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, MS धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो MS धोनी की एक लाइन मेरे साथ हमेशा रहती थी, जो मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी कि प्रोसेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटकम। आप किस राह पे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, वो तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपको जीत मिलेगी हार मिलेगी। जीत और हार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी आप जीतोगे कभी आप हारोगे। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में, सही उम्मीद के साथ, सही डेडिकेशन के साथ मेहनत करते जा रहे हो, तो सफलता एक कदम आपको ज़रूर मिलेगी। तो 2 प्रयास नहीं हुए तो बुरा तो बहुत लगा। इनफैक्ट मैं इंजीनियर हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ था सर। तो उसके बाद तो मैं एकदम निराशा से टूट गया था कि अब यहाँ गणित का, मैथ्स का बेसिक सवाल नहीं हो पा रहे हैं, सीसेट की वजह से नहीं हो पा रहा है, प्री नहीं निकल रहा है, कलेक्टर क्या ही बनेंगे अपन। लेकिन उस टाइम पे मैं कहना चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो टीचर्स वगैरह रहे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं बेटा तू कर, तू मेहनत कर, कुछ ना कुछ अपन करेंगे, तेरे अंदर काबिलियत है। क्योंकि ये था कि हम 3-4 लोग साथ में पढ़ते थे, हर साल किसी ना किसी का निकल जाता था और मेरा प्री रह जाता था। और फिर उन 3 लोगों में तीनों लोग ऑफिसर बन गए 2 साल में, मैं बस रह गया। तो मेरे को था कि नहीं यार, अगर सेम किताबें पढ़ के, सेम नोट्स पढ़ के लोग बन रहे हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। बस ये है कि प्री नहीं निकल रहा था मेरा। तो फिर मैंने तीसरे प्रयास में प्री में पूरी जी जान लगा दी। मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने कम से कम 100 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए होंगे इस बार तीसरे प्री में, कि अब प्री नहीं रुकना चाहिए, बाकी तो फिर देख लेंगे। तो फिर उसी का प्रयास रहता, निरंतरता से, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की, तो प्री भी निकल गया काफ़ी अच्छे से। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ भी निकल गया, जो प्री के कट ऑफ से 15 नंबर हाई कट ऑफ जाता है उसका। तो वो भी कट ऑफ निकल गया था। फिर मीन्स में बहुत मेहनत की, तो मीन्स भी अच्छा हुआ, फिर इंटरव्यू भी अच्छा हुआ। और फिर जैसे आपने बोला जतिन जी कि सी सेट आपका नहीं निकला था जी, तो, और अभी सी सेट पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि सी सेट में कुछ सुधार होने की ज़रूरत है, सुधार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या वाकई में सी सेट में कुछ टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? हाँ सर, मतलब ऐसा हो रहा था कि पिछले 2020 के बाद से अगर मैं देखूं तो यूपीएससी सीसेट का सिलेबस या डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा, टफ करता जा रहा था। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि उसने एक्सपोनेंशियली बहुत डिफिकल्ट बना दिया। मतलब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो मतलब 80 में से 15-20 सवाल थे जो IIT JEE के पुराने सालों में जो क्वेश्चन थे वो यूपीएससी ने पूछे हुए थे। और यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि क्लास 10th लेवल की मैथ्स पूछेगा वो। तो ये यूपीएससी की तरफ से थोड़ा सा नाइंसाफ़ी तो थी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या जो अपने रूरल बैकग्राउंड से जो आते हैं, कि यार आप सीधे सीधे कंपटीशन को एलिमिनेट कर दे रहे हो। सो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा है। यूपीएससी को भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि जो सीसेट को ही एलिमिनेटर ना बना दे, ताकि अब किस्मत का खेल ज़्यादा हो गया ये मेहनत से, तो यूपीएससी को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली ये भी एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा है। अब यूपीएससी को ये इसलिए करना पड़ा बिकॉज अब 1000 सीट्स होती हैं सर, और अब डे बाय डे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ऐसा 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। सब एलिमिनेट करने के लिए भी यूपीएससी को कुछ स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। तो यूपीएससी इसलिए बढ़ाता जा रहा है। तब हमको कंप्लेन करने की वजह ये करना है कि अब जो यूपीएससी के नए नियम आ गए हैं या जो नए तरीके से पेपर आ रहा है, हमको साल भर उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को मोल्ड करना चाहिए। मैक्सिमम एक धारणा बनी है कि भैया जो कलेक्टर बनते हैं वो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते रहते हैं। तो क्या वास्तव में बच्चे इतने घंटे पढ़ाई करते हैं? आप कितने घंटे पढ़ते थे? क्या है ये सारे? सर अगर मैं आपको एक सच बताना चाहूँ, हाँ, बिल्कुल। कि मैं स्कूल में 5th क्लास तक एक दूसरे स्कूल में पढ़ता रहा। 6th क्लास में मेरा स्कूल चेंज हुआ था। पहले मैं MP बोर्ड में था, फिर मैं CBSE में गया, और ये बात किसी को पता नहीं है अभी। और मैं 6th क्लास में सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब होता है, उसमें फेल हो गया था। मेरे 31 नंबर आए थे 100 में से, 6th क्लास में। 6th क्लास में। और उसी टाइम मेरा स्कूल चेंज हुआ था, लेकिन ये बात मैंने घर में भी नहीं बताई थी।
फिर मैं हर बार मैम के पास आता था, मैम आप 2 मार्क्स मेरे को दे दो, 33 कर दो, ग्रेस मार्क्स देके पास कर दो, रिपोर्ट कार्ड में नहीं आना चाहिए कि मैं फेल हो गया हूँ, अगले टेस्ट में मेरे 2 मार्क्स आप काट लेना। तो ऐसे बहुत रिक्वेस्ट की मैंने मैम से, और मैम बहुत अच्छी थी तो उन्होंने 2 मार्क्स बढ़ा दिए। तो मेरे ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है कि मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन हकीकत में ये है कि मैं फेल भी हो चुका हूँ। तो आप देख रहे हो कि जो बच्चा 6th क्लास में फेल हो चुका है, सोशियोलॉजी में, हाँ, और जो 10th इंजीनियर है उसके बाद सीसेट में फेल हो चुका है, उसके बाद भी आपके सामने मैं कलेक्टर बन के 91st रैंक लाके बैठा हुआ हूँ। सो ये जो लोग बोलते हैं कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, या जो कलेक्टर बन जाता है, भाई वो इंसान नहीं होता, वो तो एकदम बहुत दुर्लभ लोग होते हैं, कि एकदम ज्ञानी लोग होते हैं कि आप नहीं बन सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी आप लोग की तरह ही एक रूरल बैकग्राउंड, छोटे शहर जबलपुर से आया हुआ हूँ। मैंने भी वहीं पे अपनी पढ़ाई की है, बेसिक शिक्षा, स्कूलिंग की है, एजुकेशन किया है। सो उसका मतलब यही है कि मैं 10-12 घंटे नहीं पढ़ता था। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता रहा, लेकिन रोज पढ़ता रहा। कि अगर लोग क्या करते हैं, आज 12 घंटे पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन थक जाएंगे, बोलेंगे आज 10 घंटे अपन सो लेते हैं, अगले दिन पढ़ेंगे। सो वो दिक्कत वाला काम है। आप 6 घंटे पढ़िए, लेकिन लगातार महीने भर 6 घंटे पढ़िए। सो वो कंसिस्टेंसी और निरंतरता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप एक दिन 12-16 घंटे पढ़ लो, दूसरे दिन थक जाओगे, फिर पढ़ोगे नहीं, फिर दूसरे दिन पढ़ोगे। क्योंकि आपको ये समझना है, आप भी एक इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो, आपका भी ब्रेन है। सो आपको ब्रेन के साथ भी अपने एडजस्टमेंट करते जाने से। मेरी हॉबी थी क्रिकेट, मैंने क्रिकेट को कभी नहीं छोड़ा। मैं क्रिकेट खेलता भी था, क्रिकेट देखता भी था। इंडिया का मैच आ रहा है तो पढ़ाई बंद, क्रिकेट चालू। सो ऐसे करके मैंने पढ़ाई की। लेकिन हाँ, 6 घंटे पढ़ा तो उस समय सारी चीजें बंद, उस समय मोबाइल बंद, उस समय सब चीज बंद। 6 घंटे फुल कॉन्सेंट्रेशन से आपको पढ़ाई करनी है। तो ये मेरा पढ़ने का तरीका रहा। जतिन जी, जैसे लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सोशल मीडिया का भी यूज करना चाहिए, तो आप कब यूज करते थे अपनी पढ़ाई के टाइम पे, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, जैसे गौतम बुद्ध जी की एक वो चीज़ है कि मध्यम मार्ग का जो रास्ता होता है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरफ जाना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरफ जाना है, आपको बीच का रास्ता अपनाना है। सो मेरे लिए, मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ में अगर आपको बहुत कम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, तो ऐसा भी नहीं कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही बंद कर देना है, या सोशल मीडिया पे आपको 6-8 घंटे आप यूज़ कर रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा यूज़ कीजिए, माइंड को रिफ्रेश कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी परीक्षा में सोशल मीडिया के माध्यम से सीखी हैं। मतलब जो मेरे निबंध लिखने का तरीका है, जो मेरे एग्जाम्पल्स हैं करंट अफेयर के, जैसे मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे पेजेस लाइक किए हुए थे, तो वहाँ पे वो नोटिफिकेशन, न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती थी मेरे को। तो उसको मैंने एज एन एग्जाम्पल में अपने आंसर्स में, आंसर राइटिंग में लिखता था। तो मैंने सोशल मीडिया का भी कंस्ट्रक्टिव यूज़ किया हुआ है। ये कई आपके दोस्त होंगे जिनका चयन नहीं भी हुआ होगा, कई जिन लोगों को आप जानते होंगे, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन्हें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी उन्हें अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसका भी इस परीक्षा में नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार में तो सिलेक्शन होता नहीं है, आपको मिनिमम 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। सो सबसे पहले आप अपना जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आप गलती आइडेंटिफाई करेंगे तब जाके आप गलती पे सुधार कर पाएंगे। अगर आपको गलती पहचान में नहीं आएगी तो आप कैसे उसमें सुधार करेंगे? तो वो ये कि अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपने मेंटर्स के पास जाइए, अपने टीचर्स के पास जाइए, उनको दिखाइए कि मेरा एग्जामिनेशन में इस वाला पोर्शन वीक है, यहाँ पे मेरे को समस्याएं आ रही हैं। लेकिन ये है कि किस्मत के मारे मत बैठ जाना, मेहनत करते जाना। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते हैं, किस्मत भी उनका हाथ नहीं छोड़ती है। अगर आप मेहनत करते जाओगे तो किस्मत आज नहीं तो कल आपका साथ देगी देगी। जब रिजल्ट आया, आपको कैसे पता चला, या आपने खुद ने देखा था रिजल्ट? जी, तो ऐसा है कि रिजल्ट आने के एक दिन पहले हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टेलीग्राम वगैरह में कि आज रिजल्ट, हल्ला हो जाता है कि भाई रिजल्ट आने वाला है। सो ऐसा था कि मंडे को रिजल्ट आने वाला था, तो संडे से हो गया था कि भाई कल रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, लेकिन मंडे को आया नहीं, डिले हो गया था, ट्यूसडे को आया था रिजल्ट। सो वो मंडे वाली रात इतना ऐसी निकली कि भाई ना तो नींद आ रही है, ना खाना हो रहा है, ना कुछ। और फिर ट्यूसडे को सुबह सुबह था कि दोपहर में 12, 1, 2, 3 बजे रिजल्ट आएगा, लेकिन सुबह सुबह 11:30 बजे आ गया था। तो जैसे ही मैं मोबाइल पे ही देख रहा था, उतने में आ गया कि PDF अपलोड हो गई, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। सो दिल की धड़कनें इतनी ऐसी तेज हो गई कि अब मैं कैसे देखूं, क्या करूं, मतलब क्या होगा। फिर मैंने उसको हिम्मत करके खोला, फिर मैंने धीरे धीरे पेज को ऐसे स्क्रॉल किया। मतलब पहले पन्ने में 50 रोल नंबर थे, उसके 50-50 रोल नंबर होते हैं एक शीट में। सो मैंने पहले पूरा नाम सर्च नहीं किया अपना, कि हिम्मत नहीं हो रही, एक बार में आ जाएगा नो रिजल्ट फाउंड तो क्या करेंगे। सो मैंने धीरे धीरे उसको ना ऐसे स्क्रॉल किया कि चलो कहीं ना कहीं आखिरी पन्ने में दिख जाएंगे, कहीं तो हो जाएगा। तो पहले 2 पन्ने में अपना नाम दिखा नहीं मेरे को, 90 रैंक तक हो गई थी तो मेरे को दिखा नहीं। फिर मैं सोचा यार अब सर्च कर लेते हैं, अब रुका नहीं जा रहा है, उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर मैंने अपना नाम डाला जतिन जैन, तो वो रिजल्ट आया कि रैंक 91 जतिन जैन, और मेरा रोल नंबर था। सो मेरे को तो पहले भरोसा नहीं हुआ कि ये मेरा ही नाम है या फिर क्या है, तो मैंने 2-3 बार रोल नंबर चेक किया। फिर जाके जब संतुष्टि हो गई कि ये मेरा ही है, फिर मैं ऊपर, मतलब ऊपर मम्मी पापा थे उस दिन,
तो फिर दौड़ते दौड़ते ऊपर गया, पापा को गले लगाया, पापा को बोला पापा आज से आप कलेक्टर के पापा बन गए हो। तो फिर बहुत इमोशनल मोमेंट था मैं कि मेरे भी आंसू आ गए, पापा के भी आंसू आ गए, फिर पूरा फैमिली ऐसा माहौल हुआ, दादी लोग सब आए, तो फिर बहुत खुशी का माहौल हो गया था उस समय। तो जैसे आपके आंखों में आंसू आ गए थे तो पापा भी रोने लगे होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, पापा भी इमोशनल हो गए थे, हम्म। क्योंकि देखिए सर जब जो बेटा या बेटी जो भी होते हैं सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं अपने माँ बाप की। उन्होंने पूरा जीवन जो किया, जो संघर्ष किया, वो अपने लिए नहीं करता, वो अपने बच्चों के लिए, अपने औलादों के लिए करता है। सो उन्होंने भी सारी मेहनत की थी, बिजनेस वगैरह किया था, लेकिन हम लोग आए नहीं थे। फिर 2 असफल प्रयास भी रहे मेरे, तो टेंशन भी रहती है कि मैं बड़ा बेटा हूँ कि यार जब तक बच्चे सेटल नहीं होंगे तो बाप कैसे आराम से रह सकते हैं पापा जी। सो वो दिक्कतें भी थी। तो फिर पापा को भी लगता था कि कुछ करो तो बड़ा करो। तो फिर जब रिजल्ट आया तो वो भी बहुत भावुक हो गए कि चलो अब जाके मेरे को दिल को सुकून मिली कि मेरे बेटे ने कुछ बड़ा काम कर दिया है। सो काफ़ी अच्छा माहौल था फिर। आप इंटरव्यू वाले दिन के बारे में बताइए, उस दिन आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ एक कोई क्वेश्चन आपसे इसे पूछे गए होंगे, आपको लगा होगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो मेरे लिए ही बना है, जी बताइए। सर, ऐसा था कि इंटरव्यू जो होता है मेरे हिसाब से इंटरव्यू यूपीएससी जर्नी का सबसे बेस्ट स्टेज होता है प्रिपरेशन का। सो इंटरव्यू के पहले हम बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी देते हैं। और मैं कहना चाहूँगा सर कि मेरा इंटरव्यू था 3 फरवरी को, और मेरे इंटरव्यू के 8 या 9 दिन पहले मैंने शर्मा अकेडमी में मॉक इंटरव्यू दिया था। और मेरे को पता चला था कि शर्मा अकेडमी का दिल्ली में मॉक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और वहाँ पे यूपीएससी के फॉर्मर मेंबर्स वगैरह आए हुए थे, पैनल में थे। तो मैंने बोला था कि चलो यहाँ पे अपन एक आखिरी मॉक अपना देख के जाते हैं। तो सर जो इतना मोटिवेशन मेरे को शर्मा अकेडमी के मॉक इंटरव्यू में पैनल ने दिया था, और जो क्वेश्चन पूछे थे 3-4 सवाल वही के वही सवाल मुझसे फाइनल इंटरव्यू में पूछ लिए गए थे। सो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो मेरी पूरी ट्रेनिंग वगैरह हो गई थी। सो मॉक इंटरव्यू में वही है, जैसे मैंने अपने उसमें लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके लिखा हुआ था कीवर्ड। सो मुझसे जहाँ अपने जो मॉक इंटरव्यू में सर थे उन्होंने भी काफी डिस्कशन किया था चैट जीपीटी के वगैरह में, आप भी थे उस समय। सो मुझसे फाइनल इंटरव्यू में स्टार्टिंग क्वेश्चन ही था कि एआई के बारे में चैट जीपीटी क्या है, आप क्या जानते हो, क्या समस्याएं हैं उसकी, कैसे सुलझाओगे, आप ऑफिस पॉलिसी मेकिंग में कैसे उसको यूज करोगे। फिर जैसे मैंने क्रिकेट लिया हुआ था तो मेरा क्रिकेट के बारे में डिस्कशन चला था। मैंने एक एनजीओ वगैरह में काम किया है तो उसके बारे में डिस्कशन चला था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, वो एक क्विज कंपटीशन की तरह नहीं होता है कि सवाल पूछ रहे हैं आपको उत्तर देना है। वो एक कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। तो बहुत अच्छे से डिस्कशन के रूप में वो चीज़ चलती है, और वो आधे घंटे बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है। और वो आप जी रहे होते हो कि इस लम्हे का आप इंतजार कर रहे होते हो कि आप यूपीएससी के पैनल के सामने बैठे होगे, आप उन लोगों से बातचीत कर रहे होगे जो देश के सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में बैठे हुए हैं। सो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और फिर देने के बाद बहुत अच्छा लगा था कि ठीक ठाक सा इंटरव्यू हो गया है। बट मुझसे ये है कि मुझसे मध्य प्रदेश या जबलपुर इसके बारे में सवाल नहीं पूछे गए थे जो मैं उम्मीद कर रहा था कि पूछे जाएंगे। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। फिर मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए और फिर रैंक 91 आ गई। ऐसा बोला जाता है कि लक फैक्टर जैसी भी कोई चीज़ यूपीएससी में होती है कि नहीं होती है? सर मैं तो ये मानता हूँ कि लक फैक्टर सिर्फ यूपीएससी में नहीं, जीवन में हर कहीं आपको कहीं ना कहीं लक फैक्टर का हाथ तो होता ही है। मेहनत तो देखिए सर हर कोई करता है। अपन आप चाहो तो जो रिक्शे वाला भी होता है वो भी बहुत मेहनत करता है, आप कह नहीं सकते हो। लेकिन किस्मत का रोल जीवन में हर पायदान पे होता है, लेकिन वो है कि मेहनत से बड़ा नहीं होता। आप मेहनत करोगे, किस्मत थोड़ा सा धक्का लगा देगी कि आपको आगे पहुंचा देगी। और वही ऐसा कि मैं ये मानता हूँ कि आप दूसरों का हमेशा भला करो, दूसरों की हमेशा ब्लेसिंग्स लो। आप जितना दूसरों के बारे में भला करोगे, दूसरों की शुभकामनाएं आपको मिलेंगी, वही लक फैक्टर है मेरे हिसाब से। कि मेरे इस सफलता के पीछे मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरा मतलब बताना चाहूँगा जब मैं ग्रेजुएशन पास किया कॉलेज से, जो हमारा फेयरवेल होता है, फेयरवेल में जब हम टी शर्ट पर सबके लिए एक मैसेज लिख रहे होते हैं, मेरे मैसेज में जितने मेरे हर एक दोस्त हैं, हर एक ने लिखा हुआ है कि तू आईएएस बनेगा। मेरी पूरी टी शर्ट में आईएएस जतिन जैन लिखा हुआ है। सो मतलब हर किसी का जो वो मोटिवेशन है, वो भरोसा है, वो जज्बात हैं। और फिर वही है कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान भी आपका बुरा नहीं करेगा। और किस्मत या कहो या फिर उसको लोगों की ब्लेसिंग्स कहो, दुआएं कहो, तो वो दुआएं बहुत काम आती हैं जीवन भर। तो मैंने वही कमाई है और वही है कि वो रिजल्ट में काम आई है। मुझे आप कुछ एक अप्रोच बताइए, जैसे कोई एक नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या सावधानी रखना चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान, कैसे अपनी तैयारी शुरुआत करना चाहिए? देखो सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो आप ये जानो कि अगर आप यूपीएससी में आ रहे हो तो आपकी लड़ाई या आपका सामना किसके साथ होने वाला है। तो सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। समझोगे कैसे? यूपीएससी ने 2 बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है, एक तो अपना सिलेबस, एक है पुराने साल के पीवाईक्यूज। और यूपीएससी इतनी अच्छी बॉडी है कि वो अपने सिलेबस के अंदर ही सवाल पूछती है। लोग बोलते हैं कि कुछ भी यूपीएससी पूछ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। सिलेबस में पूछता है, अपने जो उसके पीवाईक्यूज होते हैं उसमें से ही चीज़ें रिपीट करता है। जैसे लोग बोल रहे थे इस साल का प्रीलिम्स बहुत टफ बना दिया, बहुत अजीब सा बना दिया,
लेकिन अगर आपने उसका PYQ समझे होते तो मैं अभी आपको गिना सकता हूँ कि 18 से 20 सवाल ऐसे थे जो रिपीट थे। अब डायरेक्टली रिपीट नहीं थे वो, लेकिन घुमा फिरा के जो पुराने सवाल पूछ चुका है यूपीएससी वही उसने पूछे हुए थे। सो जो भी अपने नए एस्पिरेंट जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप अपना यूपीएससी का सिलेबस देखिए, यूपीएससी के PYQs को देखिए कि पुराने समय कैसे सवाल पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आप अपना लक्ष्मण रेखा बनाइए कि आपको इस दायरे के अंदर सारी प्रिपरेशन करनी है। इस टॉपिक के लिए मेरे को ये किताब पढ़नी है, इतना ही पढ़ना है। क्योंकि दिक्कत ये हो गई है कि देखिए सर, इंटरनेट आ गया है तो उससे फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। रिसोर्सेज का भंडार हो गया है, मतलब सागर हो गया कि तुम्हें एक सब्जेक्ट के लिए 10-10, 15-15 किताबें मिल गई हैं, लेकिन उतना समय नहीं होता है। सो आप एक किताब पढ़िए, उसको 10 बार पढ़िए, राधा देना 5 किताब को 2 बार पढ़ें। सो ये मेरा मूल मंत्र रहेगा, कम पढ़िए, रिवाइज ज़्यादा कीजिए और PYQs पे फोकस रखिए। कुछ मुझे इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम बताइए जो बच्चों को रेफर करना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम 70-80% यूपीएससी का सिलेबस कवर हो जाए, जो आप भी पढ़ते होंगे। जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं सर, जो हर कोई टॉपर रिसर्च करेगा, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक हो जाती है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम करके बुक आती है, और मैं ये मानता हूँ कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट सोर्स होता है। ज्योग्राफी के लिए तो फुल एनसीईआरटी पढ़ते थे हम, हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ते थे, एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए पुरानी वाली एनसीईआरटी जो पुराने जमाने में चलती थी। और ज्योग्राफी के लिए PMFIS करके एक बुक आती है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए, हम वो पढ़ते थे। सो इकोनॉमी के लिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, जो मैंने क्लासेस कुछ ली हुई थी, मैंने नोट्स बनाए हुए थे लोगों से, तो वो मैं रेफर करता था, तो उससे ही मेरा बेसिक फाउंडेशन चीज़ें हो गई थी। जी, बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़े ना पढ़े, क्लास के नोट से करंट अफेयर तैयार करें ना करें, तो करंट अफेयर के लिए क्या एक अप्रोच होना चाहिए? ऐसा करंट अफेयर के बारे में मैं कहता हूँ, जो न्यूज़पेपर का लोगों में डाउट होता है कि न्यूज़पेपर, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन एक बॉडी है तो न्यूज़पेपर उसका सोल है। बिना न्यूज़पेपर के आपकी यूपीएससी की परीक्षा आप सफल प्रयास तो कर लोगे, क्लियर भी हो जाएगी, लेकिन वो सही डायरेक्शन में आपको नहीं लेके जाएगी। तो न्यूज़पेपर इज मस्ट, मतलब बिना न्यूज़पेपर के आप इस परीक्षा को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो न्यूज़पेपर हमेशा पढ़िए, कोई भी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर से आप अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हो कि अपने देश में, अपनी चीज़ों में क्या चल रहा है, और जो यूपीएससी के सवाल भी हैं वो न्यूज़पेपर से ही उठ के आते हैं। तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर का रोल भी है, तो करंट अफेयर भी आपका, अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर कहीं ना कहीं आपका कवर हो ही जाता है। एक जो सामान्य से गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, वो भी कलेक्टर बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो कम रिसोर्सेज में कैसे तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो? जी, जैसे मैंने बताया सर, जैसे इंटरनेट का युग है, ये डिजिटल इंडिया का युग है। सो इंटरनेट अब हर जगह अवेलेबल है, और अपने मोदी जी ने इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, इतनी सारी स्कीम चला दी हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी गांव में ऐसा बहुत कम होगा कि वहाँ पे इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की सुविधा ना हो। सो इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस अवेलेबल होते हैं, कोचिंग क्लासेस अवेलेबल होते हैं, जैसे आपके शर्मा अकेडमी के भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह आप लोग पढ़ाते होंगे, तो वो आप डालते होंगे, करते होंगे। सो वही है कि आप लोग रिसोर्स को यूटिलाइज कीजिए, घर बैठे भी आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, और एक जैसा अगर आप PYQ के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई एक आपको मेंटर मिल गया है या कोई गुरु आपको मिल गया है जो आपको सही दिशा दिखा सकता है, तो फिर आपका सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक बार देखा गया यूपीएससी का, एक तो अपन देखते हैं लाइमलाइट, जिसमें सिलेक्शन हो रहा है, रैंक लग रही है, सब कुछ बढ़िया, और एक इसका एक ब्लैक चेहरा भी है जिसमें हताशा है, निराशा है, बच्चों का करियर खराब हो जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, तो बच्चों में एक डर रहता है, एक घबराहट रहती है। तो बच्चे खुद को ये जो निगेटिव चीज़ें हैं उनसे कैसे खुद को दूर करें? सर ये बात तो बिल्कुल सही कही, मतलब यूपीएससी में अगर आप अफसर बन गए तो ठीक है, अदरवाइज आपके जो यूथ के जो एकदम प्राइम ईयर्स होते हैं, 22 साल से 26 साल तक का लड़का जो होता है ग्रेजुएशन के बाद, उस साल ही आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और आप कहीं ना कहीं कुछ भी काम करने, डिग्री है, कुछ करने जाते हो। लेकिन अगर आपने किसी यूपीएससी जैसी परीक्षा में लगा दिया जहाँ सक्सेस रेशियो जैसा अपन ने डिस्कस किया कि 0.01% है ना, सो दिक्कतें तो आती हैं कि अगर आप सफलता नहीं मिली तो क्या करोगे, जैसे अपने प्लान बी के बारे में चर्चा की थी। लेकिन वही है कि अगर मैं कहना चाहूँगा कि आप 2 प्रयास खुद को दीजिए, मतलब 2 प्रयास में पूरा 100% दीजिए अपनी सफलता को आके, कि आप उस आपके अंदर वो क्षमता या काबिलियत है कि आप इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। कि अगर आप बहुत बारीकी से छूट रहे हैं, जैसे मेरा पहले प्रयास में 92 कट ऑफ था, मेरे 90 नंबर थे, तो मेरे को लगा था कि हाँ थोड़ी सी कोशिश और करेंगे तो नैया पार हो जाएगी। हाँ, तो फिर जैसे अगर आप, लेकिन अगर आप कहें कि 15, 20, 25, 30 नंबर ही आ रहे हैं, तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा मुश्किल होगा, तो फिर आप प्लान बी को जा सकते हैं, फिर साथ साथ में करिए। लेकिन 2-3 प्रयास आप पूरा यूपीएससी को दीजिए, फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को एनालाइज कीजिए। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मानता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सो या तो अगर आप ऑफिसर बन के निकल जाओगे, अगर आप ऑफिसर नहीं बने
तो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बन के निकलोगे। तो वो बहुत बड़ी काबिलियत है ये यूपीएससी की प्रिपरेशन भी जो कर लेता है। आप इतना इंसान बन जाते हो, आपको सबके बारे में पता हो जाता है, आप खुले विचार से सोचने लगते हो सही है गलत क्या है, तो अपना डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लेते हो और कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा ही कर लेते हो। बस आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा जतिन जी, कुछ 5 चीज़ें आप बताइए एस्पिरेंट्स को तैयारी के समय उन्हें उनसे सावधान रहना चाहिए, वो बारीकियां कुछ बताइए, क्या क्या बच्चों को सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आप जो भी अपना, जैसे मैंने बताया कि अपनी लक्ष्मण रेखा अपन को बनानी है, तो आपको सिलेबस और पीवाईक्यू के हिसाब से अपना लिमिटेशन बनानी है ताकि आप उसके अंदर ही रहें, उसके बाहर नहीं जाएं, पहली चीज़। क्योंकि अगर आप 10 किताबें पढ़ने लग जाएंगे ना, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट हो नहीं पाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि आपको सबसे पहले अपनी कमियों को और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कमियां क्या हैं और आपके मजबूत पॉइंट क्या हैं। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाओगे, बिकॉज बिना प्लान के और बिना विजन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है, 10 महीने का पूरा प्लान होना चाहिए, तब जाके आप किसी भी चीज़ को सफलतापूर्वक कर सकते हो। थर्ड चीज़ ये रहेगी कि कंसंट्रेशन को आपको एनहेंस करना है, मोटिवेशन रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे सोशल मीडिया का अपन ने बात किया कि आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हो, पढ़ाई को सिर्फ 4 घंटे कर रहे हो, नहीं। पढ़ाई को पूरा ईमानदारी रखनी है खुद के साथ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताब खोल के बैठे हो कि मम्मी पापा पूछ रहे हैं हाँ बेटा पढ़ाई चल रही, तो बोल रहे हो हाँ पापा पढ़ाई चल रही, कि 10 घंटे पढ़ लिया, लेकिन अंदर कहीं मोबाइल चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। खुद से ईमानदारी रखनी है कि आईने के सामने खड़े होकर खुद से बोल पाओ कि यार जतिन आज का दिन तो अपन ने अच्छे से पढ़ाई की है। अगर आप खुद के साथ सच्चे नहीं कह सकते तो पूरी दुनिया के सामने आप सच्चे नहीं हो सकते। तो तीसरी चीज। चौथी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जो किसी को नहीं करनी चाहिए कि ऐसे अपनी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां सर अलग अलग हैं। अगर आप ये नहीं बोल सकते कि अगर ये उंगली अपने आप से कंपेयर करेगी यार मैं छोटी हूँ, ये उंगली बड़ी है, कि मैं कुछ काम की नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं। अगर मैं इसको काट दूं तो इसकी अहमियत अपन को पता चलेगी कि ये उंगली किस काम की है। सो आप हमेशा किसी से कंपेयर मत कीजिए कि यार उसके पास तो फलाना के पास इतने पैसे हैं, उसने वहां से कोचिंग की हुई है, या उसके पास ये चीजें हैं, मैं तो गाँव में रहने वाला हूँ, मेरे पास ये चीज नहीं है। आप रोना बंद कीजिए, आप अपनी समस्याओं को रोना बंद कीजिए, आप अपनी समस्याओं को एसेट मानिए, उसमें से आप अपना बेहतर प्रदर्शन कीजिए। जो आपके पास है आप उसमें बेहतर प्रदर्शन कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों के बेटे जो या बड़े शहरों से जो आते हैं, बड़े स्कूलों से जो पढ़ाई करते हैं, सिर्फ वही कलेक्टर या आईपीएस बन सकते हैं। नहीं, आप भी बन सकते हो। ये सिविल सेवा की परीक्षा है, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, जज्बा है, तो आप भी इस परीक्षा को निकाल सकते हो। तो यही 3-4 पहलू हैं जो आपको किसी को ध्यान रखने हैं कि किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप खुद में एक विशेष हैं, खुद पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत करते जाइए लगन के साथ, सफलता आपको भी प्रयास मिलेगी जैसे मेरे को मिली है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।